नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। आज मुकाबला में हम बेहद जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल का सायरन बजने वाला है और पाकिस्तान के टेंशन बढ़ गई है। कल यानी 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल होगा, सायरन बजेगा और ब्लैकआउट होगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि हवाई हमले की स्थिति में क्या करना चाहिए। इस महा मॉक ड्रिल के बारे में हम आपको हर एक ज़रूरी बातें बताएंगे। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद होंगे, जिनमें एनडीआरएफ के पूर्व डीजी ओपी सिंह, रक्षा विश्लेषज्ञ मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद और ब्रिगेडियर संदीप थापर होंगे। हमारे साथ भाजपा से गुरु प्रकाश पासवान और कांग्रेस से अजय उपाध्याय भी होंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश को युद्ध का अनुभव नहीं है। हमको तो 1971 का युद्ध का अनुभव है, बाद में कारगिल का अनुभव। जवाब मिलेगा पाकिस्तान को तो करारा जवाब मिलेगा, और उसकी कोई नापाक हरकत हो तो उसमें किस तरह देश को तैयार रहना है, इसके लिए मॉक ड्रिल हो रही है। ऐसा प्रहार करेंगे जो उसको भी कल्पना नहीं होगी कि ऐसा प्रहार हो सकता है। सायरन बजता है और जम्मू के स्कूल की बच्चियां बिना वक्त गवाए बेंच के नीचे छिप जाती हैं। श्रीनगर के डल लेक में सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल रखा है और मॉक ड्रिल की तैयारी है। लखनऊ के सिविल लाइंस में भी सायरन बजाया जाता है। फिर लोग जमीन पर लेटकर हवाई हमले से बचने की प्रैक्टिस करते हैं। लखनऊ में आग लगने के हालात में भी बचने की प्रैक्टिस की जा रही है। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीजों से निपट सकें। केंद्र सरकार ने 7 मई को देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। देश के अलग अलग शहरों में सायरन बजाने के उपकरणों की धूल हटाई जा रही है और हर तरह की आपदा से निपटने की प्रैक्टिस हो रही है। ये सब कुछ हो रहा है उस इमरजेंसी से निपटने के लिए जो पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब देने के बाद पैदा हो सकता है। देश के लोगों को भरोसा है अपने प्रधानमंत्री पर, अपनी सेना पर, अपनी सरकार पर, और देश साथ में तैयार रहे। इसके लिए 7 तारीख को मॉक ड्रिल भी हो रही है ताकि देश को पता हो कि जब जवाब मिलेगा पाकिस्तान को तो करारा जवाब मिलेगा, और उसकी कोई नापाक हरकत हो तो उसमें किस तरह देश को तैयार रहना है, इसके लिए मॉक ड्रिल हो रही है। मॉक ड्रिल तो होती रहती है। जिस देश में युद्ध की स्थिति पैदा होती है और जिस देश को युद्ध का अनुभव नहीं है। हमको तो 1971 का युद्ध का अनुभव है, बाद में कारगिल का अनुभव है। कारगिल का युद्ध एक जगह पर हो गया था, लेकिन अगर पूरा देश युद्ध का सामना कर रहा है तो इस प्रकार से मॉक ड्रिल अगर सरकार करना चाहती है तो ठीक है। लेकिन 1971 के बाद ये पहला मौका है जब ऐसी तैयारी की जा रही है। युद्ध के हालात से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो क्या पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार की तैयारी हो रही है? दुनिया के लोग ये जान लें कि जिसने हरकत किया है और हरकत करवाया है, उसके लिए हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा प्रहार करेंगे जो उसको भी कल्पना नहीं होगी कि ऐसा प्रहार हो सकता है।
पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका है। उसे उम्मीद थी कि यूएनएससी की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। यूएनएससी के सदस्यों ने उसे जमकर खरी खोटी सुनाई। सभ्य देशों की श्रेणी में कोई भी शायद ऐसा देश शुमार नहीं होगा जो इस घटना पर कुछ तीखे सवाल इंट्रोस्पेक्शन के पाकिस्तान से ना पूछे। मुझे बेहद खुशी है कि जिन चीजों को हम लगातार कहते हैं, सरकार किसी की भी रही हो, इंटरनेशनल फोरम पे जो हमारा पोजीशन है, आज उसकी तस्दीक होती है। मॉक ड्रिल से पहले पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है। गृह मंत्रालय में भी बैठकों का दौर चला है। देश तैयार है। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। मुकाबला में आज का सवाल है, देश भर में कल होने वाले मॉक ड्रिल के मायने क्या हैं? क्या पहलगाम के बदले का वक्त नजदीक आ गया है? क्या पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार का वक्त आ गया है? क्या अब आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? मेरा पहला सवाल ओपी सिंह साहब से होगा। ओपी सिंह साहब, ये जो मॉक ड्रिल है वो आखिरी बार 1971 में हुआ था। इस लार्ज स्केल मॉक ड्रिल का मतलब क्या है? ओपी सिंह साहब, अगर आपने हमारी आवाज सुनी। जी, मैं फिर से ओपी सिंह साहब से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ब्रिगेडियर थापर, आप समझाइए हमारे दर्शकों को कि इस मॉक ड्रिल का क्या मतलब है। सारे स्टेट्स को बोला गया है तैयार रहने के लिए, और ये मॉक ड्रिल सारे स्टेट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं कई बार कह चुका कि मुझे एकदम आवाज नहीं। जी देखिए, इसके दो मकसद हैं। एक तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोगों को तैयार करना जी कि अगर कोई एयर अटैक होता है या मिसाइल लॉन्च होती है तो उसकी थोड़ी सी एडवांस वार्निंग मिल जाएगी और जनरल डायरेक्शन पता चल जाएगा किधर अटैक होने वाला है। तो आप ये सायरन के थ्रू लोगों को वार्न कर सकते हैं और लोग अपनी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन ऐसी जगह पे जाके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मैं समझता हूं कि ये एक सिग्नल है पाकिस्तान को। अब आप मॉक ड्रिल कहाँ कर रहे हैं? आप कर रहे हैं पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, क्योंकि यही रेंज है उसके एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स की, इसके आगे वो नहीं जा सकता। मैं जेएनके की बात नहीं कर रहा, जेएनके तो है ही। तो ये सब आईबी पोर्शन है। आपने देखा होगा हमारे जैसे विजय में लड़ाई हुई थी तो हम रिस्ट्रिक्टेड आवरसेल्व्स पीओके में, क्योंकि वो दोनों के बीच में थोड़ा सा कंटेंशन है कि ये किसका है, तो उधर लड़ाई एक ऑल आउट वॉर नहीं होता। लेकिन जब आईबी आप प्रॉपर पंजाब पे हम अटैक करते हैं या सिंध पे करते हैं और वो पंजाब या राजस्थान पे करते हैं तो एक ऑल आउट वॉर है, आप आईबी क्रॉस कर रहे हैं। तो जब आप इधर ड्रिल्स कर रहे हैं तो आप एक मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को, देखो हम तैयार हैं, वी आर रेडी, आप जो भी करेंगे, अगर आप इधर भी कुछ करते हैं तो हम तैयारी में हैं। तो एक सिग्नल भी जा रहा है पाकिस्तान को कि हम आपसे डरते नहीं है, हम जो करेंगे वो करेंगे, अगर आप इन रिटेलिएशन आप इधर कुछ करते हैं तो हम तैयार हैं। तो ये मोटा मेरे से दो बेसिक रीजन है इसके ड्रिल के। और चूंकि सब बोल रहे हैं 71 के बाद हुआ नहीं है, और मुझे नहीं याद ये हुआ है, तो लोगों को कुछ दो जनरेशन ऐसी हैं जिन्होंने देखा ही नहीं है कि ये क्या। मैंने तो वो सायरन भी देखा तो वो बड़ा पुराना सिस्टम लग रहा था मुझे, सायरन बजाने का कोई। तो एक अवेयर करना लोगों को, ये बेसिक मकसद है। जी, ओपी सिंह साहब, ये जो पूरा मॉक ड्रिल का पूरा प्रोसेस है, जो बताया गया है ये सब होना है मॉक ड्रिल में, वो जब ड्राफ्ट हुआ था वो आपका भी उसमें रोल रहा है। तो ये जो मॉक ड्रिल कल होने वाला है 7 मई को, आप किस तरह से उसको देखते हैं? और हर एक काम जो बोला गया है, सायरन बनने के बाद आप ये करें, अगर ब्लैकआउट होता है तो ये करें, ये सब किस थॉट से बना था? क्या थॉट था इस पूरे प्रोसेस के पीछे? देखिए, अगर आप उसके उद्देश्य को देखें तो ये मॉक ड्रिल्स जो है, वैसे तो नेचुरल डिजास्टर्स के संदर्भ में मॉक ड्रिल्स हम हमेशा करते रहे हैं, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो मॉक ड्रिल्स, जिसको हम फैमिक्स कहते हैं, वो कम्युनिटी में जा कर वो फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइजेस करती हैं और मॉक ड्रिल्स करती हैं,
डिपेंडिंग ऑन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द प्लेस। और इंडस्ट्रीज में भी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल्स कंडक्ट किए जाते हैं बाय द इंडस्ट्रीज, बाय सीआईएसएफ, बाय एनडीआरएफ और बाय लोकल पुलिस। और इस तरह का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है जो एक रेगुलर फीचर है मॉक ड्रिल का। और मॉक ड्रिल्स में डूज एंड डोंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उस पर उद्देश्य क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है। युद्ध के समय में या इम्पेंडिंग थ्रेट के समय में यदि हम इस प्रकार का मॉक ड्रिल करते हैं तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के एफिकेसी को भी आइडेंटिफाई करते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को, हम अपने रिस्पॉन्सेज को, हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के गैप्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार हम कोऑर्डिनेटेड वे में विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हम सिविलियन पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। एक्चुअली दिस सिविल डिफेंस का जो ये मॉक ड्रिल हो रहा है वो सिविलियन पॉपुलेशंस को टारगेट रखकर किया जा रहा है कि सिविलियन पॉपुलेशंस को हम किस प्रकार प्रोटेक्ट करें, उनकी प्रॉपर्टी को किस प्रकार प्रोटेक्ट करें और हम पूरे वातावरण को, उस इकोसिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जो मॉक ड्रिल है उसका उद्देश्य यही है कि हम एडुकेट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें अमंग्स द पीपल कि हमारा क्रियाकलाप क्या होगा, हम किस प्रकार की एक्टिविटीज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस करें। और उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, पावर ब्लैकआउट्स होते हैं, एयर रेड्स के समय में सायरन्स का के क्या उपयोगिता है, उसकी क्या लैंग्वेज है, उसकी क्या भाषा है, इवैक्यूएशन अलर्ट्स हमारा क्या होगा, हमारा इमरजेंसी कम्युनिकेशंस ब्रेकडाउन क्या होगा और शेल्टर इन प्लेस प्रोटोकॉल्स हमारा क्या होगा। और इसके अलावा भी हम सिविल मिलिट्री ड्रिल्स भी कई बार करते रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में न केवल दूसरों को दिखाना है बल्कि अपनी आप तैयारी को इवैल्यूएट करना है। यही मैं समझता हूं। क्योंकि आपने कहा कि एनडीआरएफ का मॉक ड्रिल होता रहा है, सारे इस तरह के जो डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं उनका मॉक ड्रिल होता रहा है, उनके मॉक ड्रिल में और ये जो कल मॉक ड्रिल होगा उसमें क्या फर्क है? देखिए, डिजास्टर्स के संदर्भ में जो हम मॉक ड्रिल करते हैं वो बेसिकली हम प्राकृतिक आपदाओं को देखकर करते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो या साइक्लोन हो या फ्लड्स हो, इस तरह की चीज़ों को, लैंडस्लाइड हो, इन सबों को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक का है तो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में जो मॉक ड्रिल्स होते हैं उसमें यही बताने की कोशिश की जाती है कि डूज एंड डोंट्स हमारा क्या होगा। यदि भूकंप आता है तो हम किस प्रकार की एक्टिविटीज करें, हम क्या करें और क्या न करें। उसी प्रकार फ्लड्स में या साइक्लोन्स में या सुनामी में इस प्रकार का होता है कि किस प्रकार हम इवैक्यूएशंस को हम ज़्यादा तवज्जो दें, इवैक्यूएट करके हम लोगों को सेफर जगहों पे लाएं, उनके शेल्टर्स पे लाएं। तो उसकी एक प्रकृति जो होती है वो दूसरी होती है। यहाँ पे जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ का जो मॉक ड्रिल है वो सिविलियन पॉपुलेशंस एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको टारगेट किया जा रहा है और उस पूरे सिविलियन पॉपुलेशंस को स्टेक होल्डर्स मानते हुए हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हम पावर नहीं रहने पे या सायरन बजने पे या इमरजेंसी का कोई एक इस तरह का नमूना हो या हवाई हमले हो या इवैक्यूएट भी हमें करना हो तो हम किस प्रकार की एक्टिविटीज करेंगे, क्या हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ड्रिल होगा। तो इन ड्रिल्स में इन दोनों में यही अंतर। जी, ब्रिगेडियर थापर मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, जनता के भी सवाल हैं, लगातार ट्विटर पे मुझे भी सवाल लोग पूछ रहे हैं, खास करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जानने कि इस तरह का पैनिक क्यों हो रहा है। एक सेंस ऑफ पैनिक भी आ रहा है, लोग अपनी ग्रोसरी को होर्ड कर रहे हैं और फ्यूल को होर्ड कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं गुरु प्रकाश पासवान के पास जाऊंगी। गुरु पासवान भाजपा के प्रवक्ता हैं। गुरु, आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए मरिया, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। आज जब देश हर मोर्चे पे तैयारी कर रहा है और आपने अच्छा किया कि अपने उद्बोधन में आपने दिखाया कि आज का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि यूएनएससी में भी पाकिस्तान आइसोलेटेड हो गया है। अंततोगत्व हुआ क्या कि बैठक के बाद पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि थे अकेले आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो मरिया, हमारे फोर्सेस को ऑपरेशनल फ्रीडम देना हो और हमारे सिविल डिफेंस को भी एक्टिवेट करना हो और आम नागरिकों के लिए मॉक ड्रिल जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, हर मोर्चे पे जब सरकार तैयारी कर रही है, ऐसे मौके पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, उनका ये कहना कि इनको जानकारी थी, ये वहां नहीं गए,
ये इन्होंने देश के साथ साझा क्यों नहीं किया? ये इस प्रकार का कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं, ऐसे मिसलीडिंग क्यों कर रहे हैं? और ये पैटर्न है, ऐसा पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, हमने कल देखा। और सीनियर लोग मरिया, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष किस प्रकार से हमारे फोर्सेस के मोरालिटी पे वो अटैक कर रहे हैं, वो रफेल का ऐसा खिलौना लेकर के दिखा रहे हैं। लगातार इस पैटर्न से हमें बचने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेबुनियाद, इससे ज्यादा भ्रमित करने वाला कुछ हो नहीं सकता है। आप इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, आप ट्विटर पे इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं, आप कुछ भी कह देते हैं और उसको पॉलिटिकली जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। मरिया, ऐसा नहीं होता है। जब देश के 140 करोड़ लोगों को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है, यह युद्ध या युद्ध के समकक्ष जैसी स्थिति है, यह राष्ट्रीय अस्तित्व, राष्ट्रीय संप्रभुता, इट इज अ मैटर ऑफ आवर सॉवरेंटी। सभी के सभी पॉलिटिकल एक्टर्स को एक साथ आने की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद जानबूझ करके ऐसे भ्रमित करने वाले बयान देना, और वो भी किसी सामान्य कार्यकर्ता के द्वारा नहीं। मरिया, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो पैटर्न है, ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो जब ऐसी बातें कहते हैं तो लोगों के मन में संदेह और शंका पैदा होगी कि नहीं होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये बिल्कुल अनावश्यक है। इट इज कंप्लीटली अननेसेसरी नाउ, जब देश को एक साथ आने की आवश्यकता है और हर मोर्चे पे, हर फ्रंट पे हमारी तैयारी बिल्कुल मुस्तैद है। वो जल हो, थल हो, वायु हो, डिप्लोमेसी हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, हमारे सिविल डिफेंस का समन्वय हो, हम हर प्रकार से तैयार हैं। इस मौके पे कांग्रेस के लोगों को ऐसे बयान देने के बचने की आवश्यकता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं। कभी सिद्धारमैया कुछ बोल देते हैं, कभी अजय राय कुछ बोल देते हैं, कभी खड़गे जी कुछ बोल देते हैं, ये ठीक नहीं है। मरिया जी, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, आपका मुकाबला में स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, लास्ट टाइम 1971 में इस तरह का मॉक ड्रिल हुआ था, अब कल हो रहा है, तो क्या माना जाए कि जो पहलगाम के बदले का वक्त नजदीक आ गया है? जी देखिए, 1971 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी में हमारा पानी रोकेंगे तो हम इसको युद्ध मानेंगे। हमारा युद्ध का तो कहीं ऐलान हुआ नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम युद्ध करें। अब युद्ध वो करेंगे तो उसकी तैयारी तो हमें करनी है ना। हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, ये समझने की बात है। भारत सरकार का हुक्म है, प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है कि टेररिस्ट को समाप्त करो और उनके जो बैकर्स हैं उनको समाप्त करो। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को बर्बाद कर दो या पाकिस्तान के कुछ 3-4 टुकड़े कर दो। इसको कंफ्यूज हम लोग करवाते हैं 1971 वॉर से। 1971 वॉर में टास्क कुछ और था। 1971 वॉर में टास्क था बांग्लादेश को लिबरेट कराना। इस समय ऐसा कोई टास्क नहीं है। इस समय टास्क है टेररिज्म को ख़त्म करना, उसके बैकअप को ख़त्म करना। उसकी तैयारी चल रही है। ज़रूर प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है सर्विस चीफ से, बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि आप लोग अपनी अपनी तैयारी कीजिए, मैंने जो टास्क दिया इसको मुकम्मल कीजिए। तो अपना अपना कार्य सब कर रही होंगी। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि जी पानी बंद हो गया तो हम तो युद्ध के लिए तैयारी करेंगे। वो तो रोज तैयारियां कर रहा है अपनी, कोई टैंक की तैयारी करता है, कोई जहाज की तैयारी करता है, कुछ कर रहा है। तो उसके लिए हमें अपना डिफेंसिव मेजर तो लेना है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान कोई ऐसी गलती कर, एक तो गलती ये कर बैठा कि उसने एक किस्म का कांड करा दिया। सबसे बड़ी गलती तो उसने ये कर दी, उसने एक रिलीजन घुसेड़ दिया। अब उसके बाद ये पाकिस्तान को दूसरी और गलती न कर दे कि किसी प्रकार का भारत सरकार के ऊपर, भारत के ऊपर कहीं भी किसी भी किस्म का हमला कर दे या अटैक कर दे। अगर उसने ऐसा किया तो हमें अपने बचाव करना है। इस मारे ये ड्रिल करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा चाहे इस तरह के समय आए या ना आए, पीरियोडिकली, once in 6 months, once in 1 year, 2 year, ऐसे रेगुलरली सिविल डिफेंस की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक हमारा सिविल डिफेंस का डायरेक्टर जनरल है, एक उसकी पूरी संस्था है। उस संस्था को एवरी 3 months, 6 months, जो भी आप समझती है सरकार सही है, उसके रिहर्सल होने चाहिए। आपको, हमें तो पता है, चलिए हम तो उस समय 71 की लड़ाई में थे भी शायद, लेकिन आज जो जनता है, जो आज 30 साल की उम्र के हैं, उन्हें तो कभी इसका एहसास हुआ ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि सिविल डिफेंस में करना क्या है, क्या होता है, सायरन किस तरह से बनता है, किस तरह से अपने बचाव करना है। तो हमारे यहाँ एक सिविल डिफेंस की जो संस्था है, जिसके बड़े भारी एक डीजी हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे देश में टाइम टू टाइम वो करते रहना चाहिए। तो ये हो रही है, इसमें कोई ऐसी आपत्ति की बात नहीं है। डोंट कंसिडर इट एन इमरजेंसी। अभी इमरजेंसी तो डिक्लेयर की नहीं है इंडिया ने। अभी ना तो कोई भारत सेना की मोबिलाइजेशन की बात हमने अखबार में सुनी है, ना हमने ऐसा सुना है कि भारत सेना बॉर्डर पे तैनात हो चुकी है, ये हो गया वो हो गया, भारत सेना ने, ऐसा तो कुछ हमने सुना नहीं है। आपने सुना हो तो आप बताइए न्यूज़ में। तो इस समय सिर्फ हम
अपने जो हमारे कैपेबिलिटीज हैं उनको हम सफाई करके उसको वी आर जस्ट पुटिंग देम इनटू प्रैक्टिस। तो इस समय कोई ऐसी इसमें देयर इज नो इमरजेंसी। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिल्कुल सही प्रैक्टिस कहा हो रही आपने। है तो क्या परेशानी है इसमें? जी, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, ये आपका कहना है कि इमरजेंसी नहीं है, ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर एक सेंस ऑफ पैनिक है कि कब युद्ध छिड़ जाएगा, आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कोई इमरजेंसी नहीं है, ये भारत की तैयारी है। इमरजेंसी देखिए पाकिस्तान में अवश्य है। पाकिस्तान तो घबरा रहा है। हाँ। 24 घंटे में अटैक हो जाएगा, 36 घंटे में अटैक हो जाएगा, 10 दफा तो टाइम भी निकल चुका है। इमरजेंसी इज ए वेरी डिफिकल्ट वर्ड। इमरजेंसी का मतलब हम लोग गलत समझ जाते हैं। हमें चौकन्ना रहना है। हाँ। हमें अपने आप को देखना है कि हमारे ऊपर कोई अननेसेसरी बर्डन ना आ जाए। प्लीज डोंट कोट इमरजेंसी एज सच। इमरजेंसी का मतलब कुछ और निकल आता है कि इमरजेंसी हो गई, लड़ाई होने वाली है। लड़ाई होने वाली है, भारत भी इसकी कुछ ना कुछ सोच विचार कर रहा है, कुछ तैयारी कर रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन लेट अस नॉट create panic within India. Absolutely. There is panic in Pakistan, but there should be no need for panic in India. We are a strong country, we are a strong economy, we are a strong political leadership, strong military. Where is the panic? Where is the emergency? जरूरत पड़ेगी तो हमारी जो भारत सरकार की ताकतें हैं वो सब एक साथ जुट के काम कर लेंगी। बिल्कुल। ब्रिगेडियर थापा, 259 सिविल डिफेंस जिलों में मॉक ड्रिल होगा, किस बेसिस पर ये 259 का जो नंबर है वो आया है? देखिए, ये वो इलाके हैं मेरी समझ में जो पाकिस्तान की एयरफोर्स या उसकी आर्टिलरी या मिसाइल्स की रेंज में आते हैं। ब्रिगेडियर थापर, कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये सायरन की जो आवाज़ है, ये सायरन की आवाज़ का मतलब क्या है, और ये जब मॉक ड्रिल युद्ध के वक्त होता है तो उस वक्त किस तरह के सायरन होते हैं? क्या एक बार बजता है, 2 बार बजता है, कैसे होता है? देखिए, ये सायरन बेसिकली जैसे मैंने कहा 2 जनरेशन में किसी ने सुना नहीं है। शायद जनरल शंकर प्रसाद एक आदि होंगे इस फोरम में जिन्होंने शायद ये सुना हो। तो ये बेसिकली जनता को बताना है कि ये हमारा सिग्नल होगा, इसके ऊपर ये कार्रवाई जो हम सिखा रहे हैं, जो एनडीआरएफ करवा रहा है अगले कुछ दिनों में, कि ये आपने कार्रवाई करनी है। इस कार्रवाई में पहले सायरन पे ये, दूसरे सायरन का ये मतलब है, तीसरे सायरन का ये मतलब है, और जो बाकी चीजें हो। देखिए, जैसे कि ओपी साहब ने बहुत अच्छी तरह कवर किया कि इसका पूरा बेसिक क्या, मैं एक और ऐड करना चाहता था कि इसका रीजन एक और है कि अगर कुछ गैप आइडेंटिफाई करें कि सर्विसेज में कुछ गैप है, कुछ खामियां हैं, तो वो रिहर्सल में बाहर आ जाएंगी कि ये इसमें शायद इसके बारे में हमने सोचा नहीं था, तो ये हमने इस ड्रिल में ऐड करना है, या इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, तवज्जो देनी है कि ये चीजें भी हो सकती हैं, ये कंटिजेंसीज भी आ सकती हैं, इसके लिए हम शायद तैयार नहीं थे। तो वन ऑफ द रीजंस ऑफ डूइंग ये मॉक ड्रिल वो भी है। जी, अजय उपाध्याय कांग्रेस के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं फिर से ओपी सिंह साहब के पास जाऊंगी। ओपी सिंह साहब, ये 259 जो इलाके हैं जिनके बारे में बात हो रही है, जहां पर ज़िलों में मॉक ड्रिल होगा, जो पंजाब में भी है, बंगाल में भी है, बिहार में भी है, यहाँ पर जब मॉक ड्रिल होगा तो कितने सिविल डिफेंस वाले होंगे, और अगर किसी ज़िले में होता है तो किस तरह का होता है? ये पूरे ज़िला इम्पैक्ट कर किया होता है, किस तरह से तैयारी होती है? देखिए मारिया, मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार के मॉक ड्रिल्स डिफरेंट डायमेंशंस में होते रहे। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात लें तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के अंतर्गत मुझे याद है, मैं एक जिले में एसएसपी था और वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट था, और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग एक एनुअल बेसिस पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, वहाँ के एम्प्लॉयज़ और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सभी मिलकर हम लोग मॉक ड्रिल करते थे, जिससे कि हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात कर सकें, उसकी सिक्योरिटी की बात कर सकें। जहाँ तक सिविल डिफेंस का, मैंने पहले कहा कि सिविल डिफेंस के जितने भी एक्सरसाइजेज होते हैं वो सिविलियन पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर किया जाता है। जाहिर है कि जब इस प्रकार का मॉक ड्रिल हम पूरे इंटायर सिविल पॉपुलेशन को लेकर रखेंगे तो उसमें हमारे स्टेक होल्डर्स सभी तरह के होंगे। उसमें पुलिस भी होगी, फायर ब्रिगेड भी होगी, वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, आर्मी की यूनिट भी होगी, एनडीआरएफ की टुकड़ी होगी, एसडीआरएफ की टुकड़ी होगी, मैजिस्ट्रेट्स होंगे, और
ये बेसिकली जो हमारा मॉक ड्रिल होगा वो अन्य कई बातों के अलावा इस बात को भी देखेगा कि हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे। जैसा कि आपने स्वयं अपने एनडीटीवी के चैनल में दिखाया कि जब एक्सरसाइजेस मॉक ड्रिल लखनऊ में हो रहा है तो वहां पे लोगों को किस प्रकार इवैक्यूएट किया जा रहा है, किस प्रकार उन्हें शेल्टर प्लेस पे लिया जा रहा है। वो अकेला आदमी नहीं कर सकता है, हमारे फेलो सर्जन्स है वही उनकी मदद करते हैं। तो ये स्टेक होल्डर्स की जो भागीदारी होगी वो सभी तरह की होगी और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स होंगे। इसीलिए सिविलियन पॉपुलेशन के को जब हम प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, मॉक ड्रिल की बात करते हैं, तो इसमें जितने भी हम एजेंसीज को सोच सकते हैं उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं और उसको फिक्स करते हैं। यही हमारा ध्येय रहता है, यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये 259 जो सिविल डिफेंस स्पॉट्स हैं वहीं पे करने। जहां तक आपका पहला प्रश्न था, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन उसमें एक चीज मैं ऐड ये भी करना चाहता हूं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस की टुकड़ी होती है और जैसा जनरल साहब ने कहा कि सिविल डिफेंस के एक डीजी होते हैं जो दिल्ली में बैठते हैं। और हम लोग की जब ट्रेनिंग आईपीएस की हो रही थी तो नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज भी हुआ है जो नागपुर में, और उसमें हम लोगों को बताया जाता था। तो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो न केवल पुलिस वालों को, न केवल मिलिट्री को और न केवल विभिन्न स्टेक होल्डर्स को, बल्कि सभी को दिए जाने की आवश्यकता है, जो समय समय पर एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के टुकड़ियां, वॉलंटियर्स सभी करते रहते हैं। और मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम इन एक्सरसाइजेस में कैसे हम वॉलंटियर्स को भी आइडेंटिफाई करें और उनको इस प्रकार के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएं, ताकि समय आने पे वो इस प्रकार का कार्य कर सकें। जी अजय उपाध्याय जी, तैयारी चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप तैयारी को? मारिया जी, सरकार की तैयारी है और देश के हित में जो भी तैयारी है उसको हम लोग सहर्ष स्वीकारते हैं। महामॉक ड्रिल करा रही है सरकार, नेचुरल है कि जागरूकता होनी चाहिए जनता के बीच में। जैसा कि अभी दोनों रक्षा विशेषज्ञ महोदय से भी मैंने सुना और डीजी साहब ने भी बताया कि भाई 71 के बाद ये पहली ऐसी तैयारी चल रही है, तो जनता के बीच भी ये कहीं ना कहीं एक मैसेज रहेगा। हम सबको भी है कि 71 की लड़ाई की तरह ही हम जो है पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभक्त करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान ने हम लोगों के साथ दगाबाजी लगातार करने का प्रयास किया है, हमारे सामान्य नागरिकों की हत्या एक तरह से वो किया है, और जिस तरह यहाँ नफरत का बीज बोने का काम दुस्साहस किया, जनता एकजुट होकर के सरकार के साथ खड़ा होकर उसको जवाब दे रही है। हम सभी लोग सरकार के साथ हैं। सरकार नियत करे समय, तिथि और जो उनको सही लगता है रणनीति के तहत समय पर मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे। सायरन की आवाज़ कैसी होगी, किस स्तर पर होगी, देश के वासी जो है उसको तैयार है हर लेवल पर उसको सहर्ष स्वीकारने को। गुरुप्रकाश जी, कांग्रेस तो कह रही है सरकार के साथ है वो। नहीं, ये अच्छी बात है मरिया। मुझे लगता है कि अजय जी वरिष्ठ हैं, समझदार हैं, वो दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके पार्टी के नेताओं को भी इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। खड़गे जी का बयान हो, चन्नी जी का बयान हो, चन्नी जी आज भी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। अरे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में पैर कांप रहे थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री के, बालाकोट में स्ट्राइक हो गया है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी पीएमओ में आए थे, प्रधानमंत्री जी से मिले, ये अच्छी बात है। जैसा कि मैंने कहा, इसको पॉलिटिकल विषय बनाने के बजाय लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग, अजय राय जी हों, खड़गे जी हों, मैं आग्रह करता हूं अजय भैया से कि कम से कम कांग्रेस के लोगों को समझाएं कि ये देश में एकजुट रहने का समय है। ये राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय अस्तित्व का विषय है और आज एक साथ आने की आवश्यकता है। आज बयानबाजी करना, भ्रमित करना, इससे हमें बचने की आवश्यकता है। मरिया, मैंने पहले भी कहा, चौतरफा तैयारी है, डिसाइसिव एक्शन होगा, निर्णायक लड़ाई होगी। और पाकिस्तान, हमने पुलवामा के बाद जो एक्शन लिया था मरिया, 6 साल तक डिटरेंस हुआ, 6 साल तक कोई एक्शन पाकिस्तान ने लेने की हिमाकत नहीं की थी, लेकिन 6 साल के बाद ऐसा हो गया। इस बार ऐसा एक्शन हो और देशवासियों की इसकी अपेक्षा है, देशवासियों की आकांक्षा है कि डिसाइसिव एक्शन हो। 6 साल नहीं, 6 दशक नहीं, आने वाले भविष्य में पाकिस्तान ऐसे ही का हिमाकत ना करे। मुझे अटल बिहारी जी का लाइन याद आ रहा है। अटल बिहारी जी ने कहा था कि यदि पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा तो वो अगले दिन का सूरज नहीं देखेगा। ऐसे डिसाइसिव एक्शन की प्रतीक्षा में है देश। और जो मॉक ड्रिल का विषय है, मॉक ड्रिल
प्रिपेयर्डनेस का है। हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, सिविल डिफेंस समन्वय होगा, हमारे फौज को ऑपरेशनल फ्रीडम मिला हुआ है, हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी एक्टिव हो गई है। अब समय पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ आने का है। पॉलिटिकल ओपिनियंस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, वैचारिक मतभेद, वैचारिक मनभेद अभी साइड करें और एक यूनाइटेड पिक्चर, एक एकीकृत, एक अखंडित पिक्चर हम लोग पेश करें। जी, वही उसी तरह से यूनिजन में ही तो बात हो रही है। अगर अभी अजय उपाध्याय और आप एक ही बात कर रहे हैं तो वही तो हुआ ना गुरु, कि पॉलिटिकल क्लास भी अब यूनाइटेड तरीके से बोल रहा है। आज सुबह का ही बयान है मरिया। अगर किसी रैंडम व्यक्ति ने बोला होता, किसी सामान्य व्यक्ति ने बोला होता तो मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करता। आज सुबह का बयान है ना। आज सुबह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है ना कि इनको जानकारी थी, इन्होंने बताया नहीं। कैसी बात करते हैं भाई, ऐसे बोलने की आवश्यकता है क्या? लगातार, और मैं कह रहा हूं मरिया ये पैटर्न है, लेकिन मैं पुनः बोलना चाहता हूं कि आज ये विषय बोलने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय आया है, नवाज शरीफ ने क्या बोला था मनमोहन सिंह के संदर्भ में, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन तब के मुख्यमंत्री, आज के प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को जवाब दिया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यह क्षमता नहीं है कि वो भारत के प्रधानमंत्री पे किसी प्रकार की टिप्पणी करे। भारत के 125 करोड़ लोग एक साथ में हैं। 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। हमारे देश का राजनीतिक इतिहास है मरिया, पॉलिटिकल यूनिटी इमरजेंसी के समय आती है। हम लोगों ने यूनानिमस रह करके कई बार ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से मेरा विनम्रता पूर्वक इतना आग्रह है कि खड़गे जी हो, उनके वरिष्ठ नेता हो, किसी प्रकार का कोई भ्रम, कोई भ्रांति फैलाने का प्रयास ना किया जाए। ओके मारिया जी। जी उपाध्याय जी। मारिया जी 10 सेकंड दीजिए मुझे रिप्लाई के लिए। जी बोलिए ना। गुरु प्रकाश जी बहुत ही सज्जन और बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इनका बड़ा सम्मान मैं करता हूं। ये बात ठीक कहा इन्होंने कि मोदी जी ने कभी सपोर्ट भी किया था, और ये कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स का आज मुद्दा नहीं है और आज होना भी नहीं चाहिए, और हम चाहते भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का CWC का बयान हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान हो, राहुल गांधी जी का बयान हो, लगातार कांग्रेस पार्टी के जो भी अधिकृत प्रवक्ता हैं, हम सब एक साथ हैं, सरकार के उन सारे मुद्दों पर साथ हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो प्रश्न है वो प्रश्न है, और ये 26/11 में भी यही बात थी। राष्ट्रीय सुरक्षा उस दिन भी था, उस दिन तो आतंकवादी घटना हो रही थी, और उस समय यही मोदी जी मुख्यमंत्री थे। शायद गुरु प्रकाश जी भूल गए हो तो अलग बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने प्रश्न पूछा था हमारे उस समय के तत्कालिक एस्टेब्लिशमेंट से, और उसका जवाब भी हम लोगों ने रिप्लाई भी दिया था। हमने गृह मंत्री को हटाने का भी काम किया था, ऐसा नहीं है। तो प्रश्न पूछना, मुझे लगता है कि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आपको आना चाहिए। प्रश्न पूछना तो और अच्छा है, सरकार भी और उसमें मजबूत होगी, देश भी मजबूत होगा। आंतरिक सुरक्षा का आखिर कोई ना कोई प्रश्न तो आया कि कहां से, किस बॉर्डर से कैसे यहां आकर के, और जहां इतने लोगों को सिक्योरिटी होनी चाहिए वहां नहीं था, और जिस कारण से इस तरह की घटनाएं हुई। घटना होना एक प्रश्न है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर, आंतरिक सुरक्षा की बात है, उस पर हम प्रश्न भी करेंगे आपसे। पर जहां जो उचित है, जहां जरूरत है, जैसे पाकिस्तान से यदि हमको बदला लेना है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है और एक एक नेता खड़ा है। छोटी मोटी यदि किसी ने कुछ ऊपर नीचे की है तो उन्होंने क्षमा भी मांगी है। हम चाहते हैं इन मुद्दों को आप बहाना में ना ले और इन्हें राजनीतिक डिस्कोर्स का बिंदु ना बनाए। हम भी मोदी जी, मुख्यमंत्री मोदी जी का कोई मुद्दा नहीं लेना चाहते कि उन्होंने किस तरह से प्रश्न उठाया था। मैं चूंकि आपने कहा इसलिए मैं याद दिला रहा हूं, अदरवाइज आज मैं, उस समय भी हम लोग मुद्दा नहीं लेते थे और आज भी नहीं लेते हैं। प्रश्न करना विपक्ष का काम होता है। मोदी जी ने किया था वो प्रश्न, और हमने सहर्ष उसको स्वीकारा था। यदि हम सरकार में हैं और कोई सुरक्षा में चूक होगी तो सरकार का ये ड्यूटी बनता है अपने विपक्ष को भी, देश के नागरिकों को भी जवाब 10 सेकंड में जवाब दीजिए। जवाबदेही है, जवाबदेही तय होती है। बिल्कुल। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, अखंडता की बात है, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। ये सबसे अहम बात है गुरु, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज खड़ा है। वो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, और यही लार्जर निश्चित रूप से नहीं मरिया, होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए, और उसका उदाहरण दिखाना चाहिए। ये आपके व्यवहार में प्रकट होना चाहिए, ये आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए ना भैया। अगर पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के कुछ सदस्य कहते हैं कि नहीं, पूरी की पूरी भारत की राजनीति के जो लोग हैं वो मोदी के साथ नहीं खड़े हैं, ये किसने कहा था? ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ना।
आपके लोगों ने संदेह किया था ना, इंडी गठबंधन के लोगों ने संदेह किया था ना। खैर छोड़िए, आज ये बात की आवश्यकता नहीं है, आज इस बात का समय नहीं है। 26/11 की बात करते हैं। 26/11 में प्रमुख हेडलाइन में था आपके राहुल गांधी जी कहां पार्टी कर रहे थे। आज वो सब बात करने की आवश्यकता नहीं है। आज मॉक ड्रिल की आवश्यकता है, हमारे प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की आवश्यकता है, और फौज के कैपेसिटी में, उनकी कैपेबिलिटी में निष्ठा और आस्था दिखाने की आवश्यकता है। हम लोग भी कह रहे हैं पॉलिटिक्स की कोई जरूरत नहीं है। यही कारण रहा ना, राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में पीएमओ में बैठक हुई है, अच्छी खासी बैठक हुई है। राहुल गांधी जी को अधिकृत करिए, अजय राय जी कुछ बोले, चन्नी जी कुछ बोले, उनको तुरंत अविलंब क्षमा नहीं ना मंगवाइए, उनका मुंह बंद करा के उनको कहिए कि भाई ऐसी अभी स्थिति नहीं है, अभी वातावरण ऐसी नहीं है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगे और नींबू मिर्च लगा के घूमे। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है। हम लोग पॉलिटिक्स 365 दिन के 365 दिन कर लेंगे, लेकिन ये विपदा का काल है, ये आपदा का काल है, युद्ध के समकक्ष जैसी परिस्थिति का समय, हमें साथ आकर के काम करने की आवश्यकता है। चलिए अब हम जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरु प्रकाश जी, एकदम आप ठीक कह रहे हैं। हमारे कोई भी नेता ने कोई भी बात रखी है, केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर जबरदस्त आक्रोश दिखाया है, अनुशासनात्मक बात भी हुई है। हम वैसे लोग नहीं है कि आतंकवादी घटना देश में हो रही और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं और प्रश्न करें सरकार से। लेकिन हाँ, 1971 जब मॉक ड्रिल हुआ था, क्या क्या हुआ था? सायरन बजा करते थे, लाइट बंद हुआ करती थी, लोगों को मोमबत्तियां ना जलाने का निर्देश दिया गया था, लोगों को खुद की सुरक्षा की ट्रेनिंग दी गई थी, हमले के वक्त निकलने की योजना की तैयारी की बताई गई थी। अभी जो हो रहा है उस वक्त के मॉक ड्रिल अभी में क्या फर्क है सर? देखिए, उस वक्त के मॉक ड्रिल में मैं तो दिल्ली में था नहीं, मैं तो फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान से, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ जी। मैं तो उस समय पाकिस्तान के युद्ध के साथ में फ्रंट लाइन पे खड़ा था, पाकिस्तान के अगेंस्ट। मैं तो इनफैक्ट पाकिस्तान के ऊपर उस समय हमले की हालात में था, मैं तो इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी था। तो ये तो खैर मैं नहीं बता पाऊंगा किस तरीके से हुआ, लेकिन ये जो मुझे पता लग रहा है, जो मेरे घर वालों ने बताया कि उस समय लाइट को बंद कर दी जाती थी, पर्दे लगाए जाते थे, सायरन बजता था, गाड़ियां जो सड़क पर चलती थी उसकी लाइटें बंद हो जाती थी, स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती थी। यानी कि हवाई जहाज एरियल से, हवा से आपको ज़मीन में टारगेट नज़र ना आ सके, ये इसके ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर सारी लाइटें जलेंगे तो उसको क्लियर, आप जब हवाई जहाज में ट्रैवल करती हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गांव में भी जब लाइटें जलती हैं, 4-6 लाइटें भी जलती हैं, तो आपका हवा एयर से नज़र आती है। तो वो सब नहीं नज़र आनी चाहिए, क्योंकि फिर टारगेट एक्विजिशन आसान हो जाता है। बहरहाल इन सबको तो एक बात तो रही मॉक ड्रिल की, वो तो एक बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हर साल 2-3 दफ़ा साल में एक दफ़ा होनी चाहिए, हर एक को एजुकेट होना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन आपको 2-3 बातें इसके अलावा बता दूं। देखिए, जिस तरह से दिल्ली है, जिस तरह से VAs एंड VPs जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंट एरियाज एंड इम्पोर्टेंट पोजीशन, उनके ऊपर हमारी जो निगरानी है वो और कहीं ज़्यादा है। हमारे एयरफोर्स उसमें है, उसमें हमारे एयरफोर्स कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ORF कर रहे हैं, हमारी जो बॉर्डर एरियाज में उसकी कंटिन्यूस सर्वेलेंस हो रही है। So mock drill is only one part of the preparation. I would put it that just about 15 to 20% of the preparation. The preparation is elsewhere. Preparation to take on any पाकिस्तान के हमले से, हमें उस हमले को नाकामयाब करने के लिए, डिफीट करने के लिए हमें और कई एक कार्य करने। There are 90% other things we have to do. हमारी एयर डिफेंस, हमारे मिसाइल, जो हमारे ड्रोन्स होंगे, S-400 हैं, और किस्म किस्म के हमारे पास जो हथियार हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट जो है, उनको हमें सतर्क करना है कि किसी प्रकार से कोई पाकिस्तान के जहाज अंदर ना आ जाए, या बॉर्डर एरियाज में कोई अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल से या इंटरनेशनल बॉर्डर से कोई आर्टिलरी फायर ना आ जाए, उसके बारे में सोचना है। अब जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज में हमारे गांव हैं, हमारे जो टाउन्स हैं, वो बड़े वल्नरेबल हैं इस समय। वहाँ पे आर्टिलरी का फायर आ सकता है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एयर से ही फायर आएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ख्याल रखते हुए देयर आर सो मेनी इशूज which the nation must prepare. तो भारत इस समय बहुत इलाकों में तैयारी कर रहा है। सिविल डिफेंस तो एक इसका 10% एरिया है। जी, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, क्योंकि आपने बताया 1971 वॉर में आप फ्रंट लाइन में थे, जब उसके बारे में हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है और आप लोगों से सुना है, आप बताइए कि जो उस वक्त के वॉर की जब हुआ था तो हिंदुस्तान की तैयारी ऐसी थी कि हिंदुस्तान ने बहुत ही बड़ा डैमेज किया था पाकिस्तान में। जी, आपने बिल्कुल ठीक, और आई एम सो हैप्पी कि आपने ये सवाल पूछा। देखिए, हमारी भारत की उस समय जो
जो तैयारी चल रही थी वो बांग्लादेश को लिबरेशन की कर रही थी। जी हमने वॉर डिक्लेयर नहीं की, हमने पाकिस्तान से उस समय भी वॉर डिक्लेयर नहीं की थी। वो तो 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने एयर स्पेस को वायलेट करके उसने युद्ध की शुरुआत की। जब उसने युद्ध की शुरुआत कर दी, वेस्टर्न बॉर्डर खोल दिया, उसने सब तरफ से अपने नेवल फ्रिगेट्स भेजने शुरू कर दिए। उस समय भारत ने फिर वेस्टर्न फ्रंट को खोला। हम तो वी आर ओनली ट्राइंग टू सी व्हाट टू डू फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। लड़ाई तो पाकिस्तान ने शुरू की। इस दफा भी पाकिस्तानी अगर शुरू करना था तो शुरू करके देख ले। जब उसने लास्ट टाइम शुरू की थी तो 91,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर देकर गया था। उसके जनरल साहब ने घुटने टेक कर जमीन पर हथियार रखे थे। अगर वही चाहते हैं दोबारा, वही चाहते हैं कि लड़ाई को शुरू करें और भारत को डिफीट कर दें लड़ाई में, तो लेट देम ट्राई। फिर वही होगा, 90,000 फिर से उनके कैदी पकड़े जाएंगे, उनके जनरल साहब जो हैं वो जमीन पर बैठ के हथियार डालेंगे। तो अब ये देखिए, इस समय आई थिंक इट इज़ वेरी फुलिश इन पार्ट ऑफ पाकिस्तान टू क्रिएट अ वॉर हिस्टेरिया। वो एक वॉर का हिस्टेरिया क्रिएट कर रहे हैं अपनी पब्लिक के अंदर। उनके लोग का तो मैं एक आध जगह टीवी में सुना कि वो कह रहे हैं जी हम तो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। एक ये भी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में लोग बैंकों के आगे खड़े अपना पैसा विड्रॉल कर रहे हैं कि कल लड़ाई हो गई तो शायद बैंक ही ना बंद हो जाए। तो दीज आर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। भारत में तो हमारे कोई चीज़ नहीं देखी ना आपने जो बंद हुई हो। हमारे सिनेमा चल रहे हैं, हमारी सड़कें चल रही हैं, हमारे सब काम हो रहे हैं, हमारे टीवी प्रोग्राम चल रहे हैं। देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ डिफरेंस। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वॉर हिस्टेरिया जो क्रिएट हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है। ब्रिगेडियर थापर, 1971 और अभी का हिंदुस्तान में बहुत फर्क भी है। अभी हिंदुस्तान ज्यादा मजबूत भी है। जी हाँ, जनरल साहब ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक बेसिक फर्क जो 71, 65 में था कि आप उनके दोनों मुल्कों के पास हथियार जो थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे। जैसे सारे हमले हवाई जहाज से हो सकते थे, आपके पास मिसाइल्स नहीं थी, आर्टिलरी की भी इतनी रेंजेस नहीं थी। तो ज्यादातर ये जो युद्ध अभ्यास है, जो लाइट्स ऑफ, ये एयरफोर्स के अगेंस्ट होती थी। मुझे याद है मेरी नानी अंबाला में रहते थे 65 वॉर में, तो ऐसे एक दिन सायरन बजा, सबने लाइट ऑफ की, तो साथ वाले घर में किसी फॉरेन लेडी का कुछ घूम गया था, उसने लाइट जला ली, उधर बॉम्ब गिरा जिससे मेरे नाना के घर में भी डैमेज हुई थी। तो उस टाइम ये होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आपकी वेपन्स की रेंजेस, उनकी इक्विपमेंट की बढ़ गई हैं। आपके साथ मिसाइल आ गई हैं, आर्टिलरी की रेंजेस बढ़ गई हैं, लेकिन उसके साथ उसके अगेंस्ट डिफेंस की भी कार्रवाई बढ़ गई है, एयर डिफेंस की भी बढ़ गई है। यानी कि कुछ जब दुश्मन लॉन्च करेगा या हम लॉन्च करेंगे तो दूसरी तरफ से भी उसको बचाव के लिए वो उसको मिड एयर में भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और अभी लेटेस्ट तो जो ड्रोन्स का थ्रेट है, जो आपने अभी देखा होगा रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई में, कि तकरीबन सारी लड़ाई ड्रोन से ही हो रही थी। तो ड्रोन के भी ड्रोन की जो रेंज है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन वो लोअर ऑल्टीट्यूड पे जाता है, टारगेट स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकता है। तो उसके अगेंस्ट भी हमें तैयार रहना है। वो शायद ये थ्रेट कभी पहले था नहीं।